O93 हिंदी अध्याय 461 विशाल पोर्टल। अंत में मास्टर स्टेज। बचपन से ही मैं मास्टर स्टेज तक पहुंचने का सपना देखता रहा हूं, क्योंकि लीग ऑफ हीरोज में भाग लेने के लिए कम से कम मास्टर स्टेज तो होना ही चाहिए। अब मेरे पास लीग ऑफ हीरोज में भाग लेने के लिए बुनियादी आवश्यकता थी। हालांकि मास्टर स्टेज प्रतियोगिता में आसानी से बाहर हो जाता था और मेरा पुराना स्व भी यह जानता था, लेकिन छोटे शहर के एक लड़के के लिए मास्टर स्टेज तक पहुंचना एक बड़ी बात थी। मैंने अपने दिल को अतीत की यादों से शांत किया और नहाने के लिए जाने वाला था, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से बदबू मार रहा था। तभी मैंने देखा कि एशलिन चुप हो गई थी। मैंने उसे मानसिक रूप से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इससे मैं बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपने स्रोत में प्रवेश किया, और वहां मैंने वही दृश्य देखा जो मैंने तब देखा था जब एशलिन ने रक्त की बूंद खा ली थी और गहरी नींद में चली गई थी। freewebandsigmawell.com। तो ये फिर से हो रहा है, मैंने सोचा, राहत की सांस लेते हुए, लेकिन बहुत खुश भी महसूस कर रहा था। एशलिन के स्रोत में रक्त ऊर्जा की एक पतली परत रक्त बूंद से एशलिन के स्रोत तक फैली हुई है, जैसे पिछली बार एशलिन का स्रोत रक्त बूंद से ऊर्जा चूस रहा था। मैं ये देखकर बहुत खुश हूं, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मेरी क्षमता की शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई थी, और यह फिर से हो रहा है। इस बार भी मेरी अग्नि क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। ये देखते हुए कि इसमें कुछ समय लगेगा, मैं पालथी मारकर बैठ गया और रक्त बूंद पर ध्यान केंद्रित किया। सेंट्रल स्क्वायर के लिए अपने अपार्टमेंट से निकलने में अभी भी 6 घंटे बाकी हैं, इसलिए मेरे पास रक्त की बूंद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त समय है। समय बीतता गया और समय के साथ साथ एशलिन और मेरा स्रोत अधिक उज्ज्वल होता गया। जबकि मैंने रक्त की बूंद पर ध्यान केंद्रित किया, राक्षस की धुंधली छवियों को देखा। कभी कभी मैं भाग्यशाली हो जाता था और धुंधली छवियों पर कुछ छोटे स्पष्ट खेल को देख पाता था, जो मुझे मेरे घूमते कवच के बारे में कुछ प्रेरणा देता रहता था। यह एकमात्र लाभ नहीं है जो मुझे मिल रहा है, मैं उस मंद अग्नि नियम से भी समझ रहा हूं जो मुझे मेरे सूर्य अग्नि नियम की समझ में लाभ पहुंचा रहा है। मेरी दोनों नियम शक्तियां मूल चरण के मध्य स्तर तक पहुंचने से बस कुछ कदम दूर हैं। विशेष रूप से सनफायर नियम, मुझे बस थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है जो सनफायर के बारे में मेरे द्वारा प्राप्त सभी बिखरी हुई समझ को मिलाने में सक्षम होगी। जैसे ही मुझे वह समझ प्राप्त होगी, मेरा नियम तुरंत मूल ग्रेड के मध्य स्तर तक आगे बढ़ जाएगा। समय बीतता गया और अंततः 2 घंटे से अधिक समय के बाद एशलिन के स्रोत ने रक्त बूंद से ऊर्जा चूसना बंद कर दिया। इस बार एडलिन के स्रोत ने पिछली बार की तुलना में थोड़ी अधिक ऊर्जा चूस ली थी, लेकिन फिर भी यदि दोनों समय को मिला दिया जाए तो एशलिन का स्रोत रक्त की बूंद से मुश्किल से 2% ऊर्जा ही प्राप्त कर पाया। ये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये खून किंग स्टेज के जानवर का है जो अत्यंत शक्तिशाली है। इससे 2% ऊर्जा लेना एक भयानक बात है, और मुझे अभी भी आश्चर्य है कि एशलिन के स्रोत द्वारा चूसी गई ऊर्जा कहाँ गई, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि अग्नि क्षमता की उन्नति के लिए आवश्यक ऊर्जा एशलिन के स्रोत द्वारा चूसी गई ऊर्जा का केवल एक अंश है। खैर, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो यह है कि अब मेरी मारक क्षमता और भी मजबूत हो गई है, और मैं ये कहने का साहस करता हूं कि इस महाद्वीप पर शायद ही कोई राक्षस होगा जिसकी क्षमता एशलिन जितनी मजबूत हो। बेशक मैं केवल क्षमता की शक्ति की तुलना कर रहा हूं, न कि रूपांतरण क्रिस्टल की, जो 10 सैकड़ों यहां तक कि हजारों बार शक्ति बढ़ा सकता है। उस विभाग में मैं महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ से बहुत पीछे हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मेरी क्षमता की शक्ति इसी गति से बढ़ती रही तो बहुत जल्द ही मेरी अग्नि क्षमता उन सभी को पीछे छोड़ देगी, भले ही उनमें ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल की शक्ति समाहित हो। अपनी आंखें खोलते हुए मैंने अपने हाथ में आग का गोला बुलाया, और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चांदी का वह आग का गोला मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। यदि अफेरियन खंडहर के द्वार खुलने में कुछ घंटे ही बाकी होते तो मैं सोफिया के पास जाकर उसे चुनौती जरूर देता। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरी शक्ति सोफिया से कम नहीं है। मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा, अन्यथा जुड़वां बच्चे मुझे फिर से धूल में मिला देंगे। उन्हें जो इनाम मिला है वह हर दिन उनकी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। यदि मैं ढील देने की हिम्मत करूंगा तो वे मुझे धूल चटा देंगे, और उनसे आगे निकलना तो दूर, उन तक पहुंचना भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। आग को वापस बुलाकर मैं उठकर सीधे नहाने चला गया और नहाने के बाद सो गया। शरीर को साफ करने के व्यायाम और लेवलिंग अप ने मुझे मानसिक रूप से इतना थका दिया था कि लेवलिंग अप के बाद भी मुझे थोड़ी थकान महसूस हुई। ऐसा तब होता अगर मैं सोया नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं अफेरियन खंडहर में प्रवेश करूं तो मैं शारीरिक और मानसिक रूप से 100% फिट रहूं।
टिंग टिंग। 2 घंटे बाद अलार्म ने मुझे जगा दिया। जागने के बाद मैं फ्रेश हुआ और सब कुछ दोबारा जांचने लगा। ट्रिंग। समय बीतता गया और जाने का समय आ गया। मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे सोफिया का संदेश मिला कि वह बाहर इंतजार कर रही है। जब मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे 4 साथी मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरों पर उत्साह और घबराहट साफ झलक रही थी। मेरी लाल तलवार को छोड़कर मैंने जो कुछ भी पहना है वह पूरी तरह से नया है। मैंने इन सब चीजों को खरीदने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। मिशेल, तुमने तो स्तर ऊपर कर लिया है। सोफिया ने आश्चर्य से कहा। रैना के चेहरे पर भी आश्चर्य की मुस्कान देखी जा सकती थी। उनका आश्चर्य स्वाभाविक था क्योंकि केवल 1 महीने में ही मैं प्रारंभिक चरण से सार्जेंट चरण से लेकर मास्टर चरण के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच गया। यह एक ऐसा चरण है जिसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी तेज गति वाला माना जाता है। मैं तो बस किस्मत वाला हूं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो सारी अच्छी जगहें ले ली जाएंगी। सोफिया जल्दी से हवा में उड़ गई। हम सभी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सामान्य समय में होवर कार अधिक तेज चलती थी, लेकिन आज हवा में उड़ते हुए वह अधिक तेज चल रही थी, क्योंकि जब तक होवर कार अपनी सीमा से ऊपर उड़ रही थी तब तक वहां कोई यातायात नहीं था। अपनी पूरी गति से हवा में दौड़ते हुए हम सिर्फ आधे घंटे में केंद्रीय चौक तक पहुंचने में सक्षम हो गए और वहां पहली चीज जो हमने देखी वह थी पोर्टल। सेंट्रल स्क्वायर के मध्य में एक विशाल पोर्टल बनाया गया है। ये बहुत विशाल है, इतना विशाल कि एक समय में 1000 लोग आसानी से इसके माध्यम से गुजर सकते हैं। पोर्टल के चारों ओर भारी भीड़ है। वहां लगभग 5 लाख लोग होंगे और हर मिनट हजारों लोग आ रहे हैं। यहां तक कि केंद्रीय चौक भी भर रहा है। चलो जगह ढूंढते हैं, सोफिया ने कहा और हम उतरने के लिए जगह ढूंढने लगे। सोफिया, माइकल। हम उतरने के लिए जगह तलाश ही रहे थे कि तभी हमें नीचे से एक परिचित आवाज सुनाई दी जो हमें बुला रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि यह एम्मा थी। चलो वहां चलते हैं, सोफिया ने कहा और एम्मा की ओर उतरने लगी। कुछ सेकंड बाद हम सभी एम्मा के पास जमीन पर उतर गए। जैसे ही हम उतरे, एम्मा ने हमें अपने दोस्तों से मिलवाया। रिची सहित 6 लोग थे और उन सभी के पास अलग अलग युद्ध शक्तियां थीं, लेकिन वे सभी मजबूत थे। उनमें से कोई भी राहेल और लियो से कमजोर नहीं था। एम्मा काफी मजबूत हो गई है, वह जुड़वां बच्चों और मेरे जितनी ही मजबूत है। मैंने इन 2 हफ्तों में किए गए सभी तेज सुधारों के बारे में सोचा था, खासकर सुबह जब मैंने न केवल स्तर बढ़ाया था बल्कि बॉडी क्लींजिंग तकनीक, सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और मेरी फायर क्षमता में भी प्रगति की थी। लेकिन वास्तविकता कठोर है। फिलहाल मेरे पास एम्मा को हराने की ताकत नहीं है। उसके और मेरे पास लगभग बराबर युद्ध शक्ति है। रिची के लिए वह भी बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं उसे 1 मिनट के भीतर हरा सकता हूं। पोर्टल 10 मिनट में सक्रिय हो जाएगा। केवल होमिंग बैंड वाले ही पोर्टल से गुजर सकेंगे। जिनके पास होमिंग नहीं है, कृपया पोर्टल में प्रवेश करने की कोशिश न करें। आपको पीछे धकेल दिया जाएगा और इसके बाद दंडित किया जाएगा। पोर्टल के सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वह जिस होमिंग बैंड का उल्लेख कर रहे हैं वह मेरे दाहिने हाथ में है। यह एक सान और निष्कर्षण उपकरण है। वापसी के समय कोई पोर्टल नहीं होगा जैसा कि अभी केंद्रीय चौक में है। जो बैंड मैं पहन रहा हूं वह उपकरण होगा जो मुझे घर लौटने देगा। ये बैंड देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके लिए मुझे 50,000 मैना क्रिस्टल खर्च करने पड़े। नए खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। यह अच्छी बात है कि फसल अच्छी रही, नहीं तो मुझे भी यहाँ के बाकी लोगों की तरह गिल्ड या एडवेंचरर्स पैराडाइज से लोन लेना पड़ता। लेकिन इस हॉर्निंग बैंक के लिए भुगतान करने और नाइट ग्रेड टोटेम आर्टिफैक्ट सहित एफेरियन खंडहर के लिए ये सभी सामान खरीदने के साथ मैं लगभग खाली हो गया हूँ। इस 1 महीने में मैंने लगभग 70,000 मन क्रिस्टल जमा कर लिए थे, लेकिन अब मेरे पास केवल 3,000 के आसपास मन क्रिस्टल बचे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे उन सभी ग्रिम राक्षसों के शरीरों को इकट्ठा करना होगा जिन्हें मैंने मारा है या देखा है। ये खंडहर हमारी दुनिया से अलग है। यह विमान का सिर्फ कटा हुआ हिस्सा है जिसमें बुनियादी विवेक नहीं है, और इसका मतलब है कि यह हमें ग्रिम जाति के राक्षसों से मैना क्रिस्टल प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इतनी सारी भंडारण कलाकृतियां लाई थी ताकि मैं ग्रिम जाति के राक्षस के सभी शवों को संग्रहित कर सकूं और घर लौटने के बाद उन्हें इकट्ठा कर सकूं। जुम जुम। 10 मिनट जल्दी ही बीत गए और जो द्वार शांत था वह प्रकाशित होने लगा। उस पर खुदे हुए खंडहर स्पष्ट दिखाई देने लगे। पोर्टल मिनविट के लिए चमकता रहा क्योंकि इसमें पानी की स्थानिक परत बन गई थी।
अफेरियन खंडहर का द्वार तैयार है। मैं आप सभी की सुरक्षित यात्रा और महान भाग्य के साथ लौटने की कामना करता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने द्वार के केंद्र से उड़ते हुए कहा। जैसे ही वह दूर गया, लोग द्वार की ओर दौड़ने लगे। कुछ लोग उसकी ओर दौड़े जबकि अन्य उड़कर उसमें चले गए। हर मिनट हजारों लोग द्वार में प्रवेश कर जाते थे। हम तुरंत आगे नहीं बढ़े क्योंकि पोर्टल पर बहुत भीड़ थी। पहले 10 मिनट, आप सभी को शुभकामनाएं, मैंने कहा, और जैसे ही हम द्वार की ओर दौड़ने लगे, मेरे हाथों और पैरों पर आग लग गई और जल्द ही उसने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। जब आग ने मेरे हाथ पैरों को पूरी तरह से ढक लिया तो उन पर छोटे बड़े भंवर बनने लगे। 12 बड़े भंवर हैं, मेरे हर अंत पर 3-3 और बड़े भंवरों के इर्द गिर्द छोटे छोटे भंवर हैं। मेरा घूमता हुआ कवच एक सप्ताह पहले की तुलना में थोड़ा अलग दिख रहा था। अब न केवल आग ने मेरी बाहों और पैरों को पूरी तरह से ढक लिया था, बल्कि छोटे छोटे भंवरों के बीच बड़े भंवर भी थे। सुबह के समय स्तर ऊपर होने के कारण आग ने मेरे अंगों को पूरी तरह से ढक लिया था, और 12 बड़े भंवरों के लिए वे प्रेरणा है जो मैंने मजबूत 1 स्टार हाइनामैन के साथ लड़ाई से ली थी। बड़े भंवर छोटे भंवरों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं और जब वे अनगिनत छोटे भंवरों से घिर जाते हैं तो वे एक नेटवर्क बनाते हैं जो पूरे भंवर कवच को स्थिर करने में मदद करता है। यह न केवल इसे अधिक स्थिर बनाता है बल्कि अग्नि को केंद्रित करने में भी बड़ी मदद करता है, और यही कारण है कि मेरा कवच 1.5 इंच से 1.3 इंच सघन हो गया था, जिससे मेरा भंवर कवच अधिक शक्तिशाली हो गया था। और ये परिणाम तब हुआ जब मैं केवल 4 बड़े भंवरों का उपयोग कर रहा था। यह मेरा पहला मौका है जब मैंने अपने कवच पर 12 बड़े भंवरों का इस्तेमाल किया है और वे 1.5 पर केंद्रित हैं। मैं इसे और अधिक केंद्रित बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे कवच अस्थिर हो सकता था। मैंने अपने घूमते हुए कवच को इसलिए बुलाया था क्योंकि कवच से गुजरने के बाद मैं राक्षस के मुंह में या ग्रिम जाति के राक्षस के बीच में समा सकता था। इसलिए मुझे तैयार रहना होगा, इसीलिए मैंने अपने घूमने वाले कवच को बुलाया था और उसके ऊपर 12 घूमने वाले कवच का उपयोग किया था ताकि पोर्टल से गुजरने के बाद मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार रहूं। मेरी टीम को छोड़कर अन्य लोग मुझे अजीब अग्नि कवच में आधा ढका हुआ देखकर आश्चर्यचकित थे, यहां तक कि जुड़वां बच्चों ने भी मेरे कवच को दोहरी नजर से देखा। शायद वे मेरी अग्नि क्षमता में हो रही प्रगति को भांप रहे थे। आशा करते हैं कि हम रूइन माइकल के अंदर मिलेंगे, सोफिया ने पोर्टल के अंदर एक कदम रखने से पहले कहा। हाँ, चलो अंदर मिलते हैं। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद कोई भी व्यक्ति खंडहर में कहीं भी पहुंच सकता है, कोई निश्चित स्थान नहीं है जहां वह पहुंचेगा। यही कारण है कि खंडहर में प्रवेश करने के पहले कुछ घंटों में बड़ी संख्या में मौतें हुई। मैंने द्वार के अंदर एक कदम रखा और अगले ही पल मैंने पाया कि मेरे सामने सब कुछ अंधकार में था, प्रकाश का एक कण भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा काफी भयानक है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक कि मैं हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार मैं इस समय पोर्टल द्वारा बनाई गई स्थानिक सुरंग में हूं। ये बहुत ही नाजुक है और हमें सावधान किया जाता है कि जब हम सुरंग में हो तो हम यथासंभव कम हिलें, क्योंकि कोई भी बड़ी हलचल हमें अपने मार्ग से भटका सकती है। यदि भाग्यशाली हो तो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, और यदि बदकिस्मत हो तो अंतरिक्ष में जा सकता है, जहां मृत्यु हो सकती है। धप! अचानक मुझे लगा कि मेरे सामने रोशनी आ गई है और मैं जमीन पर गिर पड़ा हूं। दहाड़! मैंने भ्रमित करने वाली दहाड़ सुनी, इसलिए जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि लगभग 15 मीटर लंबे 2 लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस भ्रमित होकर मेरी ओर देख रहे थे। उनके शरीर पर लगे घावों और उनकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों राक्षस बहुत भयंकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मेरे अचानक प्रकट होने से उनकी लड़ाई में खलल पड़ गया। आप लोग चलते रहें, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, मैंने कहा और धीरे धीरे उस छोटे से गड्ढे से उठने लगा जो मैंने बनाया था, लेकिन जल्दी ही मुझे महसूस हो रही गुरुत्वाकर्षण से झटका लगा। मैंने पढ़ा है कि अफेरियन खंडहर में सामान्य से 3 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब जब मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ गया है कि यह कितना भयावह होगा। मेरे पास जो तापमान कक्ष था उसमें गुरुत्वाकर्षण फंक्शन भी था जो सामान्य से 5 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर सकता था, और मैंने इसमें कुछ बार प्रशिक्षण भी लिया है, लेकिन वह केवल 1 या 2 घंटे का प्रशिक्षण था। लेकिन अफेरियन खंडहर का प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण सामान्य से 10 गुना अधिक है, और मैं इस भयावह गुरुत्वाकर्षण में कुल 58 दिन बिताऊंगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि केवल अफेरियन खंडहर की यात्रा ही इसके लायक है, इसमें समय बिताने से ही लाभ मिलेगा, और मैं अब इससे पूरी तरह से नाराज हूं। दहाड़! दहाड़! मैं अभी खड़ा ही हुआ था कि 2 राक्षस एक साथ दहाड़ते हुए मेरी ओर झपटे। बकवास!
मैंने ये देखकर कोसा। ये दोनों राक्षस ल्यूटेनेंट चरण के शुरुआती चरणों में हैं, लेकिन मैं उनसे जो युद्ध शक्ति महसूस कर रहा हूं, वह उनकी तुलना रेस के 1 स्टार एलीट से कर रही है। जुप। यह अच्छी बात है कि मेरा घूमता हुआ कवच अभी भी लगा हुआ है और मैंने अपने घूमता हुआ कवच की मदद से उनकी छलांग को जल्दी से चकमा दे दिया। गुरुत्वाकर्षण को धिक्कार है। राक्षस के हमले से बचते हुए मैं लगभग गिर ही गया था। मैंने शाप दिया, मैंने कभी गुरुत्वाकर्षण में लड़ाई नहीं की है। जब मैं वेस्टब्लड में था तो मैंने प्रेशर सूट पहनकर थोड़ी लड़ाई की थी, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है क्योंकि यहाँ मैं पूरी तरह से विदेशी वातावरण में अपने जीवन के लिए लड़ रहा हूँ। दहाड़ दहाड़। वे फिर से दहाड़ते हुए मेरी ओर आए और इस बार भी मैं चकमा देकर भाग गया, क्योंकि इन दोनों राक्षसों में मेरे समान ही युद्ध शक्ति थी। इसलिए मैंने गुरुत्वाकर्षण से परिचित होने से पहले उन पर हमला न करने का निर्णय लिया था। जब मैं उनके हमलों से बचता रहा तो मैंने राक्षसों के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। हमला करने वाले 2 गैंडे राक्षस हैं। उन दोनों की त्वचा गहरे भूरे रंग की थी और सींग सुनहरे थे। अफेरियन खंडहर के दस्तावेजों में इस प्रकार के गैंडे राक्षस का कोई उल्लेख नहीं था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दस्तावेज में उनका उल्लेख नहीं था, क्योंकि अफेरियन खंडहर का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी एक रहस्य है। पहले तो मुझे लगा कि मैं जंगल में चला गया हूं, लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे यहाँ वहाँ इमारतों के निशान मिले। हालांकि वे बहुत कम थे, फिर भी इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अफेरियन खंडहर का लक्ष्य इमारतों को खोजना है, क्योंकि केवल इमारतों में ही खजाना मिलेगा। दस्तावेज में उनके लिए एक विशेष नाम भी है, जो कि खजाने वाले महल हैं। सभी इमारतें खंडहर नहीं हैं, उनमें से कई पूरी तरह से रूनिक प्रतिबंधों के साथ संरक्षित हैं। ये खंडहर पावरहाउस द्वारा छोड़ा गया है और उस पावरहाउस ने खंडहर में कई चीजें छोड़ी थीं, जब तक कि कोई भाग्यशाली हो और परीक्षण पास कर ले। अगर ऐसा है तो वह भाग्य बदलने वाली अप्रत्याशित धनराशि भी प्राप्त कर सकता है। लड़ाई जारी रही और राक्षस लगातार मेरी ओर बढ़ते रहे। उनके रास्ते में जो भी आया उसे वे कुचलते रहे, चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो या कुछ और। समय बीतता गया और जल्द ही मुझे एफेरियन खंडहर में प्रवेश किए 20 मिनट हो गए और अंततः मैं राक्षसों पर हमला करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त रूप से अभ्यस्त हो गया। दहाड़ दहाड़। अब हमला करने का समय आ गया है, मैंने कहा और कूद पड़ा। मुझे उन पर कूदता देख राक्षस दहाड़ने लगे और उनके सुनहरे सींग चमकने लगे। दोनों गैंडों ने भी मेरी छलांग की ऊंचाई के बराबर छलांग लगाए, लेकिन जैसे ही वे अपने सींगों से मुझसे टकराने वाले थे, मैंने अपने आकाश में चलने के कौशल के साथ लापरवाही से एक और छलांग लगा दी। टकराना। राक्षस के सींग आपस में टकराने से चमकीली चिंगारियां निकलने लगीं। मेरा मौका, मैंने कहा और अपनी तलवार को अपनी शासन शक्ति और अग्नि दोनों से घेरते हुए नीचे गिर पड़ा। टुकड़ा। जैसे ही गैंडे जमीन पर उतरे और खुद को स्थिर करने लगे, मैं एक गैंडे की गर्दन पर उतरा और अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। उसकी गर्दन हवा की तरह सख्त थी, लेकिन फिर भी मेरी तलवार मक्खन में गर्म चाकू की तरह उसे चीरने में सक्षम थी और राक्षस की गर्दन का काफी बड़ा हिस्सा काटने में सक्षम थी। गर्जन। टुकड़ा। वह जोर से दहाड़ा और अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन उस समय मैं पहले ही उसकी गर्दन से गायब हो चुका था और मैंने अगले गैंडे के खिलाफ ठीक यही चाल चली। हमले ने उन्हें काफी बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन यह उन्हें मारने में सक्षम नहीं होगा। इन राक्षसों में भयानक जीवन शक्ति है और अगर मैंने अपनी शासन शक्ति को उनके घावों में स्थानांतरित नहीं किया होता तो इसे ठीक करने में मिनट भी नहीं लगते। दहाड़ दहाड़ रार। दोनों राक्षस घायल होने के बाद उन्मत्त हो गए और पूरे क्रोध के साथ आक्रमण कर दिया। काटो काटो। उनके भयंकर हमलों से बचते हुए मैंने जवाब दिया। उनका बड़ा आकार उन्हें जीवन शक्ति और शक्ति देता है, लेकिन यह उन्हें कम लचीला भी बनाता है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो तीव्र युद्ध में माहिर है, वे जीवित लक्ष्य की तरह हैं। मेरी हर हरकत से राक्षस में खून की एक नई धारा निकल आती है। ज्यादातर मैं गर्दन को निशाना बनाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं उनकी गतिशीलता को कम करने के लिए पैरों को भी निशाना बनाता हूं। पुच्छी। अधिक रक्तस्राव के कारण राक्षस को कमजोर होते देख मैंने जोखिम उठाया और राक्षस की आंख में छेद कर दिया, जिससे बिना किसी प्रतिरोध के सीधे ही राक्षस की मृत्यु हो गई। गर्जन। दूसरा राक्षस ये देखकर दहाड़ा और रनवे की ओर भागा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका और कमजोरी के कारण वहीं ढेर हो गया। उसके बाद मुझे उन्हें मारने में केवल 1 मिनट लगा। चबाओ चबाओ। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, एशलिन मेरे पास से बाहर आ गई और मैंने सोचा था कि गुरुत्वाकर्षण में अचानक वृद्धि के कारण वह नीचे गिर जाएगी, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि वह सामान्य रूप से उड़ी। चबाओ 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 चबाओ।
वह मरे हुए राक्षस को देखकर उत्साह से चहकने लगी और कहने लगी कि आखिरकार आज वह ताज़ा मांस खाएगी। चूंकि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में कोई राक्षस नहीं है, इसलिए सभी राक्षस मांस बाहर से आए हैं और कम से कम 1 सप्ताह पुराने हैं। हाँ, ताज़ा मांस, मैंने कहा और सींग, कोर और थोड़ा मांस निकाल दिया, जबकि सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया। इस खंडहर मानक में राक्षस काफी कमजोर है, इसलिए भंडारण में स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भविष्य में मजबूत राक्षसों के अंगों को स्टोर करने के लिए उस स्थान की आवश्यकता होगी। राक्षस को साफ करने के बाद मैं युद्ध के मैदान से दूर चला जाता हूँ। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि मैं कहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं खंडहर का खोजा हुआ हिस्सा हूँ, न कि अज्ञात में। मैंने स्थलाकृति को देखते हुए सामान्य दिशा चुनी, इस उम्मीद में कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मुझे बता सके कि मैं कहाँ हूँ। चबाओ 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 चबाओ। अचानक एशलिन उड़ती हुई आई और सीधे अंदर घुस गई और मुझे उस भयानक खतरे के बारे में बताने लगी जो उसने हमारे पास महसूस किया था, जिससे मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि मैंने एशलिन को पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। बिना समय बर्बाद किए मैंने घूमता हुआ कवच और सूर्य अग्नि नियम को हटा दिया और स्वयं को पूरी तरह से मारक नियम की मारक ऊर्जा से ढक लिया। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे अपने चारों ओर घनी झाड़ियां दिखीं और मैं उनके बीच में फंस गया। आइए आशा करें कि मारक ऊर्जा का यह आवरण हमारी ओर आने वाले किसी भी भयानक खतरे को रोक देगा। किलिंग रूल की मारक ऊर्जा के कई उपयोग हैं और उनमें से एक है चुपके से काम करना, जब तक कि मैं कोई आवाज न करूं। मारक ऊर्जा मेरे किसी भी महत्वपूर्ण रिसाव को रोक देगी। यह इंद्रियों के खिलाफ अदृश्यता के आवरण की तरह काम करता है। अगर ऊर्जा शक्ति मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं है तो दुश्मन के लिए मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, अगर दुश्मन पूरी तरह से अपनी आत्मा की इंद्री पर निर्भर है। लेकिन जो दुश्मन हमारी ओर आ रहा था वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था, अन्यथा वह इतना भयभीत होकर व्यवहार नहीं करती। मैंने अपनी सांसों पर यथासंभव नियंत्रण रखा और इंतजार किया। मैं झाड़ियों में लेटा रहा और मेरे चेहरे और दिल पर भय बना रहा, और मुझे उम्मीद थी कि खतरा मेरी ओर नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि 3 मिनट बाद मुझे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। समय बीतता गया और कदमों की आवाजें तेज होती गईं। आखिरकार 2 मिनट बाद मैं झाड़ियों के बीच से दुश्मन की एक परछाई देखने में सफल हो गया। यह मुझसे लगभग 10 मीटर आगे है और जहां तक मैं देख सकता हूं, यह फ्रॉगमैन जनजाति का ग्रिम जाति का राक्षस है। मैं किसी विशेष जनजाति के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि इसकी हरी त्वचा फ्रॉगमैन जनजाति में आम है। इस तरह सूखी जमीन पर मेढक मानव बहुत कम देखे जाते हैं। वे आमतौर पर वहां पाए जाते हैं जहां पानी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे झील, नदी या दलदली भूमि। यह मेढक आदमी बिल्कुल बेफिक्र दिख रहा था, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वह किसी अनजान भाषा में कोई अजीब धुन गा रहा था। वह बस चल ही रहा था कि अचानक उसे देखकर मेरा दिल धड़कना बंद हो गया और मेरी सांस रुक गई। मुझे डर लगा कि अगर मैंने जरा सी भी आवाज की तो वह मुझे बता देगा। वह क्षण भर के लिए स्थिर रहा, फिर एक लंबा चाकू जादुई ढंग से उसके हाथ में प्रकट हुआ और उसके हाथ के आकार का एक सांप 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन मेरी नज़र सांप या सांप आदमी के हाथ पर रखे विशाल चाकू पर नहीं, बल्कि उसके माथे पर थी। बकवास। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एशलिन पहले इतनी डरी हुई थी। केवल 3 स्टार एलीट ही उसे इतना डरा सकता था। इससे पहले जब वह सांप को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे उसके माथे पर 3 सितारे दिखाई दिए। 3 स्टार एलीट बेहद शक्तिशाली है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। टीम लीडर और वायलेट एपमैन के नेता की लड़ाई अभी भी मेरी आंखों में बहुत स्पष्ट है। सांप को मारने के बाद अपनी जीभ को उसके दोनों अंगों पर घुमाते हुए मेढक आदमी ने सहज चाल से चलना शुरू कर दिया। 3 स्टार एलीट होने के कारण बहुत कम चीजें इसके लिए खतरा बन सकती थीं। जब तक कि यह कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाता, यह आसानी से इस बर्बादी से बच सकता था। 1 मिनट बाद वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया, लेकिन मैं फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। मैं लगभग 1 घंटे तक अपनी जगह पर रहा। उसके बाद मैंने झाड़ियों से बाहर आने का साहस किया। 3 सितारा अभिजात वर्ग के खिलाफ मेरे पास कोई मौका नहीं था। यहां तक कि 2 सितारा अभिजात वर्ग भी अपनी तलवार के एक झटके से मुझे आसानी से मार सकता था। ये रुइन की सच्चाई है, थोड़ी सी भी बदकिस्मती किसी की जान ले सकती है। अगर मुझे उस 3 स्टार फ्रॉगमैन एलीट ने देख लिया होता तो वह मुझे आसानी से सांप की तरह थूक सकता था और अपनी जीभ से मुझे खा सकता था। झाड़ियों से बाहर आने के बाद मैंने उस मेढक आदमी द्वारा छोड़ी गई दिशा के विपरीत चलने का निर्णय लिया। मैं हमारे बीच जितनी दूरी रख सकता था, रखना चाहता था। इस बार जंगल में चलते समय मैं बहुत ज्यादा सावधान हूँ।
मैं चुपके से चलता हूं और अपनी इच्छाशक्ति को पूरी तरह से अपने शरीर पर जमा लेता हूं, साथ ही मैं एशलिन को स्काउट की तरह आगे जाने देता हूं। मेरी तरह उसके पास भी मारने का नियम था और एक राक्षस होने के नाते उसकी इंद्रियां बहुत मजबूत थीं, मारने के नियम के साथ वह सही स्काउट थी। मैं जंगल में बिना उद्देश्य के नहीं घूम रहा हूं, मैं जंगल के चारों ओर फैली इमारतों के निशानों का अनुसरण कर रहा हूं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हजारों साल पहले ये जगह एक शहर हुआ करता था। हालांकि अब इसके केवल कुछ ही निशान बचे हैं, पर यह काफी है। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो शायद मैं इस जगह पर उस अनमोल महल को भी ढूंढ सकूं। इसकी संभावना कम है, पर फिर भी इसके मिलने की कुछ संभावनाएं हैं। एक बात जिसने मुझे बहुत दुखी किया वह ये कि चाहे मैंने कितना भी प्रयास किया, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ सका जो मुझे बता सके कि मैं कहाँ हूँ। मैंने पूरे महीने में फेरियन खंडहर के बारे में काफी गहन जानकारी का अध्ययन किया है। जब तक मुझे कुछ मिल जाता है, मुझे विश्वास है कि मैं इसकी मदद से यह पहचान सकूंगा कि मैं कहाँ से हूँ। जंगल में घूमते समय मेरी मुलाकात एक राक्षस से हुई, जो ग्रिम जाति का राक्षस था तथा उसके साथ 2 अन्य मनुष्य भी थे। ज्यादातर समय मैं छिप जाता था और सिर्फ तभी हमला करता था जब मुझ पर हमला होता था। उस 3 सितारा फ्रॉगमैन एलीट के बाद मैं किसी भी 3 सितारा एलीट से नहीं मिला, लेकिन मैं उन प्राणियों से मिला जो मुझे एक ही वार में मार डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। उनमें से एक मानव था जबकि दूसरा ग्रिम जाति का राक्षस था। मानव बस मेरे पास से चला गया, मानो वह ग्रिम जाति का राक्षस हो जिससे मैं छुप गया था। यह अच्छी बात थी कि एशलिन ने मुझे पहले सूचित कर दिया, अन्यथा मैं इससे निपट चुका होता। मैं इस खंडहर में सुबह देर से पहुंचा हूं। अब 4 घंटे बाद दोपहर हो चुकी है और इन 4 घंटों में मैं शहर के बमुश्किल पहचाने जा सकने वाले खंडहरों के अलावा कुछ भी दिलचस्प नहीं ढूंढ पाया। मैं जानता हूं कि कुछ दिलचस्प खोजने के लिए 4 घंटे पर्याप्त नहीं है। लोग छोटे छोटे बदलाव खोजने के लिए भी कई दिन, यहां तक कि सप्ताह बिता देते हैं, फिर भी यह काफी दुखद है। यदि यह ग्रिम युद्ध क्षेत्र होता तो 4 घंटों में मैं अब तक आसानी से 1 से 2000 मैना क्रिस्टल एकत्र कर चुका होता। मैं थोड़ा उदास मन से चल रहा था कि तभी मुझे लड़ाई की हल्की सी आवाज सुनाई दी और बिना इंतजार किए मैं तेजी से उस ओर चलने लगा। ये लड़ाई 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि लोगों के एक समूह के बीच है और जो आवाज मैं सुन रहा हूं उसके अनुसार ये लोग निश्चित रूप से ग्रिम जाति और साथी मनुष्य हैं। हे भगवान, मैंने कहा कि जैसे ही मैं यहां पहुंचा, यह एक नजदीकी लड़ाई थी। 4 मनुष्य और 6 ग्रिम जाति के राक्षस लड़ रहे थे, लेकिन यह वह बात नहीं थी जिसने मुझे भगवान का नाम लेने पर मजबूर किया। मैंने भगवान का नाम इसलिए लिया क्योंकि पीछे खड़े लोगों के अनुसार मीनार जीर्ण शीर्ण दिख रही थी, लेकिन इसकी हालत बहुत अच्छी है और खंडहरों की झलकें इस पर कभी कभी दिखाई देती थीं। बहुमूल्य महल। मैंने सोचा नहीं था कि खंडहर में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों बाद मुझे वह बहुमूल्य महल मिल जाएगा। खजाने वाले महल के आगे मनुष्यों और ग्रिम जाति के राक्षसों का एक समूह लड़ रहा है। ग्रिम जाति के 6 राक्षसों में से 5 मेजर और ब्रिगेडियर स्तर के 1 स्टार अभिजात वर्ग के हैं, जबकि छठे की ताकत औसत दर्जे की है। मैं उसे अपनी तलवार के वार से आसानी से मार सकता हूं। दिलचस्प बात यह है कि 6 ग्रिम जाति के राक्षस एक अलग जनजाति के हैं। आमतौर पर अलग अलग ग्रिम जाति एक साथ काम नहीं करती हैं, वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण भी होते हैं। वे केवल तभी एक साथ काम करते थे जब ऊपर से कोई आदेश होता था। ग्रिम युद्ध के मैदान में मैंने केवल एक बार विभिन्न जनजाति के ग्रिम राक्षस को एक साथ काम करते देखा है। लेकिन जब ग्रिम राक्षस रूम्स में प्रवेश करते हैं तो यह अलग बात है। वे खंडहर में कुछ समय के लिए अपनी शत्रुता भूल जाते हैं और मिलकर अधिक से अधिक मनुष्यों को मारने का प्रयास करते हैं। मानव पक्ष को स्पष्ट रूप से दबाया जा रहा है। यदि मानव नेता ग्रिम जाति के राक्षस के नेता को व्यस्त नहीं रखता तो उसके पीछे के 3 मानव पहले ही मर चुके होते। उनकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। उन सभी के शरीर पर कुछ चोटें थीं, खासकर नेता जो ग्रिम जाति के राक्षस के नेता से लड़ रहा था। यदि लड़ाई इसी गति से चलती रही तो 20 मिनट से पहले ही वे चारों ग्रिम राक्षस के हाथों मारे जाएंगे। मैंने मास्क पहना और छिपने की जगह से बाहर निकल आया। उन्होंने मुझे शीघ्र ही देख लिया क्योंकि मैंने अपनी किसी भी गतिविधि को छिपाने का प्रयास नहीं किया था। मुझे आते देख ग्रिम मॉन्स्टर के चेहरे पर उदासी छा गई और मनुष्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुक्र। मानव नेता कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक ग्रिम राक्षस समूह की लड़ाई छोड़कर क्रूर भाव से मुझ पर हमला करने के लिए आया। साथ ही मनुष्य मेरी सहायता के लिए आना चाहते थे, लेकिन उन्हें ग्रिम राक्षसों ने पकड़ रखा था। बेटे, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। अब तुम मर सकते हो और हमारे दोपहर का नाश्ता बन सकते हो। रेटमैन पर हमला करते हुए उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा।
मैं इस रेटमैन को सुनकर हंसना चाहता था। यदि यह अन्य 5 ग्रिम जाति का राक्षस होता तो मुझे पकड़ लिया जाता, लेकिन ये रेटमैन एक स्टार अभिजात वर्ग भी नहीं है और यह मुझे मारना चाहता था। ये वास्तव में हंसी की बात है। उसकी 2 छोटी तलवारों को अपनी ओर आते देख मैं आगे बढ़ा और उसकी दोनों तलवारों को चकमा देकर उस पर अपनी तलवार चला दी। टुकड़ा, धप। उसका सिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग होकर जमीन पर गिर गया। मरने से पहले गिरे हुए सिर पर अत्यंत आघात का भाव था। दोनों समूहों के बीच लड़ाई एक ग्रिम रेस राक्षस की मौत के साथ समाप्त हो गई और अब 2 समूहों की ताकत एक दूसरे के समान हो गई थी। मित्र, यह अच्छी बात है कि तुम्हें आना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे साथ होने से ये ग्रिम जाति के राक्षस हमें टॉवर में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएंगे। नेता ने कहा। 4 मनुष्यों में से 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। वे सभी मेरी उम्र के ही लग रहे हैं। उनमें से 3 बी क्लास गिल्ड से हैं और एक ए क्लास गिल्ड से है जो वास्तविक नेता भी बन गया है। मैं उनके गिल्ड को इसलिए जानता हूं क्योंकि उनके सीने पर गिल्ड बैज है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे सीने पर रेजिंग थंडर का बैज है। चाहे उनका गिल्ड किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, वे हमेशा अपने गिल्ड बैज को गर्व के साथ अपनी छाती पर पहने रहेंगे। लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्या हम तब तक युद्ध विराम रखेंगे जब तक हम दिशा का पता नहीं लगा लेते। freewebnovel.com। यदि हम लड़ाई में अपना समय बर्बाद करेंगे तो अन्य शक्तिशाली लोग इस टॉवर को देख लेंगे और आ जाएंगे। ग्रिम जाति के राक्षस के नेता ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखते हुए कहा। आप लोग क्या सोचते हैं? ग्रिम राक्षस नेता ने पूछा। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। हम सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आ गया तो हमें टॉवर का पता लगाने का मौका नहीं मिलेगा और दुर्भाग्य से यदि वह ग्रिम जाति का राक्षस हुआ तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ग्रिम जाति के राक्षस ने जो युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करना ही हमारे हित में है, क्योंकि युद्धविराम का उसका वादा कितना सच्चा है इस पर मेरी मासूम बहन भी एक पल के लिए भी विश्वास करने का साहस नहीं करेगी। जब तक उन्हें हम में से कोई अकेला मिलेगा वे बिना किसी हिचकिचाहट के हमें मार डालेंगे और हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। उन्हें अपनी चोटों को ठीक करने के लिए 5 मिनट दें, मैंने कहा। ठीक उसी समय जब ग्रिम राक्षस टॉवर की ओर बढ़ने लगे। ग्रिम राक्षस विरोध करने ही वाला था, लेकिन नेता ने उन्हें शब्द बोलने से पहले ही रोक दिया। अपनी औषधि जल्दी से पी लो, मैंने अपने पीछे खड़े 4 लोगों से कहा, फिर मेरी ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने जल्दी से औषधि की बोतलें डुबानी शुरू कर दी। चलो चलें, ग्रिम जाति के राक्षस के नेता ने ठीक 5 मिनट बाद कहा। 5 मिनट उनके लिए अपनी चोटों को ठीक करने और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आने के लिए पर्याप्त थे। हम सभी एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए टावर के गेट की ओर चलने लगे। रास्ते में मुझे अपने 4 नए साथियों के नाम पता चले, जिनमें से एक नेता के रूप में काम कर रहा है जिसका नाम सैम है, 2 लड़कियों के नाम मॉली और लिज हैं और अंतिम युवक का नाम काटा है और हम में से 5 अलग अलग चौकियों से हैं। कुछ मिनट बाद हम टॉवर के भूरे रंग के गेट के सामने खड़े थे। धूल की परत और कुछ अन्य चीजों को छोड़कर टॉवर का गेट ठीक लग रहा था क्योंकि उस पर चमकते खंडहर दिखाई दे रहे थे। क्या हम चलें? सैम ने टाइगरमैन से पूछा जो ग्रिम राक्षसों का नेता था। टाइगरमैन ने सिर हिलाया। अगले ही क्षण सैम और टाइगरमैन ने टावर के दरवाजे पर अपनी हथेलियां रखीं और धक्का देना शुरू कर दिया। कर्रर्रर्र। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेकंड बाद सैम और टाइगरमैन के हाथों में रून बहने लगे। जल्द ही रून धीरे धीरे ग्रिम रेस मॉन्स्टर और सैम के पूरे शरीर में फैल गए और फिर दरवाजा चरमराहट के साथ खुलने लगा। यह अफेरियन खंडहर में एक सामान्य प्रक्रिया है। ये खंडहर हमारे लिए पावर हाउस द्वारा छोड़ा गया है और जब तक रूनिक प्रतिबंध ठीक से काम कर रहे हैं तब तक महलों के दरवाजे तब तक खुले रहेंगे जब तक कोई बुद्धिमान जाति उन्हें छूती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और 1 मिनट के भीतर ही वह पूरी तरह खुल गया और हम सभी अपनी अपनी तरफ से हमेशा सतर्क रहते हुए अंदर दाखिल हुए। हमारे सामने एक बड़ा हॉल दिखाई दिया जिसमें 6 दरवाजे थे और दरवाजे के ऊपर अज्ञात भाषा में कुछ शब्द चमक रहे थे। ग्रिम जाति के राक्षस सहित हम सभी ने सबसे पहले अपने होनिंग बैंड को सक्रिय किया और अज्ञात भाषा के पाठ को स्कैन करना शुरू किया। यह अज्ञात भाषा एसिरियन है, इसे डिक्रिप्ट किया जा चुका है, इसलिए हमें बस अपने होनिंग बैंड से इसके टेक्स्ट को स्कैन करना है और इसका अनुवाद हो जाएगा। योनिक आशीर्वाद का महल। हम सभी जोर से चिल्लाए। ये देखकर मनुष्यों और ग्रिम राक्षसों दोनों के चेहरों पर बहुत उत्साहपूर्ण मुस्कान आ गई। O94 हिंदी। अध्याय 466 योनिक आशीर्वाद का महल 3। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैंने खुशी से सोचा।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा कि मुझे योनिक आशीर्वाद का महल मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। टोटेम आर्टिफैक्ट के लिए सामग्री के बाद जो लोग अफेरियन खंडहर में आए थे, वे जिस एक चीज की सबसे अधिक इच्छा रखते थे वह थी योनिक आशीर्वाद। योनिक आशीर्वाद सीधे किसी की ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि योनिक आशीर्वाद के सबसे कम ग्रेड की तुलना सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के एक एमेथिस्ट सील से प्राप्त वृद्धि से की जा सकती है। पैलेस ऑफ योनिक ब्लेसिंग 3 श्रेणियों में उपलब्ध है, ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक। ग्रेड 3 सबसे निम्न श्रेणी है जबकि ग्रेड 1 सबसे उच्च श्रेणी है। ग्रेड 3 योनिक आशीर्वाद में वृद्धि से 1 एमेथिस्ट सील के बराबर वृद्धि होती है, ग्रेड 2 योनिक आशीर्वाद में 3 एमेथिस्ट सील के बराबर वृद्धि होती है और ग्रेड 1 योनिक आशीर्वाद में 5 एमेथिस्ट सील के बराबर वृद्धि होती है। ये संवर्धन बहुत बड़े हैं, मुझे पता है कि 1 एमेथिस्ट सील बनाने में कितना प्रयास लगा था और अब मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं जब तक कि यह टॉवर द्वारा किए गए परीक्षण में पास हो जाए। एकमात्र अफसोस यह है कि यह टॉवर केवल ग्रेड 3 योनिक आशीर्वाद का महल है, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह मुझे वह ताकत देगा जो मुझे आमतौर पर सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के दर्दनाक परिसंचरण के महीनों या वर्षों के बाद मिलती है। वहाँ 6 दरवाजे हैं, जिसका अर्थ है कि टॉवर में केवल 6 योनिक आशीर्वाद हैं और मैं उनमें से 2 प्राप्त करना चाहता हूँ, एक मेरे लिए और एक एश्लिन के लिए। इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने लोग दरवाजे से प्रवेश करते हैं, लेकिन आशीर्वाद केवल 6 लोगों को ही मिल पाता है। मैंने पैलेस ऑफ योनिक ब्लेसिंग के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा है और जानता था कि जब हम ब्लेसिंग अल्टर तक पहुंचेंगे तो असली खून बहेगा, इसलिए मुझे सबसे पहले परीक्षणों को पास करना होगा और अल्टर रूम में प्रवेश करना होगा, तभी मैं किसी भी ग्रिम राक्षस या मानव को मार सकता हूं जो 2 अल्टर पाने के मेरे रास्ते में आएगा। सतर्कता और हत्या की मंशा से हमारा दिल खट्टा हो गया। हम एक दूसरे को देखने लगे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हथियार उठाए। क्या हम ऐसा करें? मैंने ग्रिम जाति के राक्षस के नेता से पूछा। 5 ग्रिम जाति के राक्षसों में यह एकमात्र ऐसा नेता है जिससे मैं थोड़ा डरता हूं, जबकि अन्य 4 से मैं नहीं डरता, भले ही उनमें से 4 एक साथ मुझ पर आक्रमण कर दें। मुझे दरवाजे की ओर इशारा करते देख उसने सिर हिलाया और मेरे साथ दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। मैंने बाईं ओर पहला दरवाजा चुना जबकि उसने लिखित में पहला दरवाजा चुना। दरवाजे पर पहुंचकर हम एक पल के लिए उसके सामने खड़े रहे और फिर साथ साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा, क्योंकि जो हमारे पीछे हैं वे लड़ाई छिड़ जाने पर भी ठीक रहेंगे। एकमात्र व्यक्ति जो अंतर ला सकता था वह नेता था और अब जब उसने मेरे साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा है तो वे भी जल्द ही प्रवेश करेंगे। जब मैं गेट से अंदर आया तो मैंने अपने आप को एक अलग स्थान पर पाया। मेरे आगे लगभग 300 मीटर का रास्ता है, जिसके बाद मुझे दूसरा दरवाजा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह का जिससे मैं अंदर आया था। खुफिया जानकारी के अनुसार मैंने पढ़ा है कि आमतौर पर 2 या 3 परीक्षण पास करने के बाद ही मुझे ऑल्टर के हॉल में ले जाया जाएगा। मैंने अपने सामने तैर रहे शब्दों को होनिंग बैंड से स्कैन किया और जाना कि टेस्ट क्या है। बाधाओं की परीक्षा। परीक्षण बहुत सरल है, मुझे बस 300 मीटर की दूरी पार करनी है, अपने रास्ते में आने वाली बाधा से बचते हुए, और मुझे इसे 10 मिनट के भीतर पार करना था। यदि मैं 10 मिनट से अधिक हो गया तो मुझे टॉवर से बाहर फेंक दिया जाएगा। एक और बात है कि अगर मुझे गंभीर चोट लगी हो या मेरी जान को खतरा हो तो परीक्षण नहीं रुकेगा, परीक्षण केवल 10 मिनट के बाद ही रुकेगा। एक गहरी सांस लेने के बाद मैं आगे चला गया। यदि मैं इतना तेज नहीं चला तो समय बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रिम राक्षस का नेता मुझसे पहले ही दौड़ समाप्त कर सकता है और यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। चलते समय मैंने अपना सनफायर रूल और किलिंग रूल सक्रिय किया और अपने घूमते हुए कवच से खुद को ढक लिया। मैं इस परीक्षण में बिना कुछ रोके अपना सब कुछ इस्तेमाल करूंगा। टोन सुप सुप। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, टोन की आवाज आए और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने पाया कि 2 तेज ऊर्जा प्रक्षेप्य मेरी ओर आ रहे हैं। कच कच। मैंने अपनी तलवार उन पर घुमाए और बिना रुके 2 ऊर्जा प्रक्षेप्य तोड़ दिए। सुप 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 सुप। अगले ही पल 4 गोले आए। मैंने शांतिपूर्वक अपनी तलवार से तेजी से उनका सामना किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने किलिंग रूल को समझ लिया है, जिससे मेरी इंद्रियां मजबूत होंगी और मेरी प्रतिक्रिया समय तेज होगी। यह इस परीक्षा के लिए एकदम सही नियम है। 1 मिनट से भी कम समय में मैंने 100 मीटर की दूरी पार कर ली थी और अगला कदम रख रहा था, तभी मुझे जमीन से एक अत्यंत हल्की सनसनी महसूस हुई। बिना एक पल बर्बाद किए मैंने छलांग लगा दी और हवा से आ रहे प्रक्षेप्य का बचाव करते हुए दूसरा प्रयास किया। कांटे।
यह अच्छी बात है कि मैंने छलांग लगा ली, अन्यथा मेरे पैर जमीन से निकले उन सुई जैसे पतले कांटों को छेद देते। ये सुइयां बहुत नुकीली लग रही थीं और मुझे लगता है कि वे मेरे पहने हुए आभूषणों को भी छेदने में सक्षम होंगी। उतरने के बाद मैं एक क्षण के लिए जमीन पर खड़ा रहा और फिर दोबारा कूद पड़ा क्योंकि मुझे फिर से कांटों का एहसास हुआ। मैं चकमा देकर और कूदकर आगे बढ़ता रहा और मुझे अगले 100 मीटर की दूरी तय करने में सिर्फ आधा मिनट प्रति मिनट का समय लगा। ज़ुर ज़ुर ज़क्स, अब केवल 100 मीटर ही बचे हैं। मैंने सोचा। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया और अगले ही पल मैंने पाया कि 6 ऊर्जा डिस्क मेरी ओर आ रही हैं और वे पहले की ऊर्जा प्रक्षेप्य से कम 3 गुना तेज थी और यह पर्याप्त नहीं था। मुझे ऐसा भी लगा जैसे कोई मेरे नीचे दब गया हो। लगता है मुझे ढाल का उपयोग करना पड़ेगा, मैंने सोचा। तभी एक छोटी ढाल तुरंत प्रकट हो गई। कच कच, मैंने दोनों हाथों में ढाल और तलवार लेकर उनसे अपना बचाव करते हुए छलांग लगा दी। यहां तक कि ऊर्जा डिस्क भी मुझे छूने में सक्षम नहीं थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि अगले ही सेकंड से ऊर्जा डिस्क की संख्या बढ़ती चली गई और 3 बार मैं मुश्किल से खुद को उनसे कटने से बचा पाया। यदि इतना ही पर्याप्त नहीं था, तो थोन्स की ऊंचाई भी इतनी बढ़ गई कि वे 1 मीटर तक पहुंच गए। यदि कोई उनसे छेदा गया तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, यहां तक कि मृत्यु भी संभव है। विशेषकर मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम में ग्रिम प्रजाति के राक्षसों जैसी भयानक जीवन शक्ति नहीं थी। धप। अंत में गेट के सामने उतरते ही मैंने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, इस परीक्षण में मुझे एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई है। अगर ऊर्जा डिस्क द्वारा काटे गए मेरी शर्ट के कुछ धागों को न गिना जाए, लेकिन ये सब हत्या के नियम के कारण हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इस परीक्षण को पास करने पर अन्य लोग पूरी तरह से लहूलुहान हो जाएंगे। मुझे आशा है कि अन्य लोग ठीक होंगे। ग्रिम राक्षस अपनी भयानक जीवन शक्ति के साथ ठीक होंगे, लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। हम ज्यादातर अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करने के लिए औषधि पर निर्भर करते हैं, लेकिन हम चुनौती के दौरान औषधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों समूहों में से मनुष्यों को इस परीक्षण में ग्रिम जाति के राक्षसों की तुलना में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। खैर, उनके बारे में सोचने का समय नहीं है, मुझे अपने बारे में सोचना है। जितनी जल्दी मैं ये परीक्षा पास कर लूंगा, मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैंने बिना समय गंवाए दरवाजे के अंदर कदम बढ़ाया और मैं पहले वाले कमरे में पहुंच गया। मेरे आगे फिर से 300 मीटर का रास्ता था और उसके बाद दरवाजा था। अंतर यह है कि इस बार 300 मीटर का हिस्सा बहुत घने लाल तरल से भरा हुआ है। लानत है, मुझे ये जानने के लिए कि यह परीक्षण क्या है, मेरे सामने मौजूद पाठ का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने इस परीक्षण के बारे में इंटेल में पढ़ा है। दर्द की झील, ये दर्द सहने की क्षमता की परीक्षा है और ये लाल तरल एसिड जैसा है। जब तक किसी की त्वचा इसे छूती है, यह आपको अकल्पनीय दर्द देगा। एकमात्र राहत यह है कि यह शरीर को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह आपको बहुत तीव्र दर्द का अनुभव कराता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस झील को 1 घंटे में पार किया जा सकता है। 1 घंटे का समय लंबा लग सकता है, लेकिन ये बहुत कम है। मैंने होनिंग बैंड के साथ फ्लोटिंग परीक्षणों को शीघ्रता से स्कैन किया और पाया कि परीक्षण इंटेल द्वारा बताए गए तथ्यों के समान ही था। मैंने जल्दी से तलवार को अपने स्टोरेज में रख दिया और अपने घूमते हुए कवच को हटा दिया। ये घना लाल तरल बहुत रहस्यमय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस तरह की कलाकृति पहन रहा है, यह उसे छुएगा और आपको बहुत दर्द देगा। खुफिया जानकारी के साथ एक विशेष नोट भी संलग्न था जिसमें कहा गया था कि एयरटाइट बॉडी सूट पहनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह तरल पदार्थ उसके अंदर भी जा सकता है। तलवार को भंडार के अंदर रखने के बाद मैं तालाब की ओर चला गया और शीघ्र ही उसके अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने तरल पदार्थ के अंदर कदम रखा, मेरे मुंह से एक आवाज निकली, दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने सबसे बुरा अनुभव किया है। ये गाढ़ा लाल तरल पदार्थ मुझे जो दर्द दे रहा है, वह उस दर्द के बराबर है जो मैंने तब महसूस किया था जब मैं 80% काला लाल जहर इस्तेमाल कर रहा था और मैंने सुबह काले लाल जहर के पूरे हमले का अनुभव किया था। जब मुझे लगा कि ये दर्द सहने योग्य है, तो मैं पूल में उतर गया और तैरना शुरू कर दिया, क्योंकि पूल थोड़ा गहरा होने के कारण यही एकमात्र विकल्प था। जैसे ही मैंने झूलना शुरू किया, गाढ़ा लाल तरल मेरे पूरे शरीर पर फैल गया, जिससे मुझे बहुत दर्द होने लगा और सबसे बड़ी बात यह कि यह लाल तरल इतना गाढ़ा था कि इसमें तैरना बहुत कठिन हो गया था। अन्य लोगों के लिए ये परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन होगा, जिनमें ग्रिम जाति के राक्षस भी शामिल हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे अत्यधिक दर्द के दौरान भी तीव्र शारीरिक कसरत करने की आदत है।
इसलिए मुझे बस धीरे धीरे तैरकर दूसरी तरफ जाना है। ऐसा करते समय मैंने इस अत्यधिक दर्द से खुद को विचलित करने और इसके कुछ परिसंचरण प्राप्त करने के लिए सुप्रे कॉम्बैट एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। तैराकी करते समय मैंने अपनी शारीरिक कुशलता को सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, इस हॉल में भारी प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके कारण कोई भी कुशलता सक्रिय नहीं हो सकती। समय बीतता गया, मैं अत्यधिक दर्द के बावजूद घने तरल पदार्थ में तैरता रहा और अंततः लगभग 9 मिनट बाद मैं झील के अंत तक पहुंच गया। जब मैं झील से बाहर निकल रहा था, तो मैंने पाया कि जो गाढ़ा लाल तरल पदार्थ मेरी त्वचा पर चिपका हुआ था, वह जादुई तरीके से फिसलकर वापस झील में मिल रहा था। मैं गेट के सामने खड़ा था, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं किया क्योंकि थीम पर घूमता हुआ कवच बन रहा था। ये गेट मुझे बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन के हॉल में ले जा सकता था और ग्रिम राक्षस वहां मेरा इंतजार कर सकता था। मैं मामले में तैयार रहना चाहता हूं। 3 सेकंड में घूमता हुआ कवच मेरे शरीर पर प्रकट हुआ और मैंने गेट के अंदर कदम रखा। जिस क्षण मैं अखाड़े के सामने आया तो एक तीसरा परीक्षण हुआ। आमतौर पर ग्रेड 3 पैलेस ऑफ द यूनिक ब्लेसिंग में केवल 2 परीक्षण होते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के 3 परीक्षण भी होते हैं। मेरे सामने एक अखाड़ा है, कोई प्रतिद्वंद्वी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं अंदर प्रवेश करूंगा तो वह खुद ही सामने आ जाएगा। दरवाजा अखाड़े के दूसरी ओर देखा जा सकता था, लेकिन ये धुंधला था, यह अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। जब मैं अखाड़े में विरोधियों को हरा दूंगा, तभी दरवाजा सक्रिय होगा। समय बर्बाद न करते हुए मैं अखाड़े में दाखिल हुआ और अगले ही क्षण मैंने पाया कि मेरे सामने 3 ऊर्जा आकृतियां प्रकट हो गईं। ये ऊर्जा आकृतियां लगभग 2.5 मीटर ऊंची हैं और वे भारी कवच से ढकी हुई हैं तथा उनके अंदर बड़ी बड़ी तलवारें छिपी हुई हैं। तीनों आकृतियां 3 सेकंड तक स्थिर खड़ी रहीं, उसके बाद उन्होंने एक साथ मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके हमलों को देखकर मुझे पता है कि उनकी ताकत मेरे बराबर है। मेरी ओर से थोड़ी सी गलती मुझे बुरी तरह घायल कर सकती है। खटखट, मैंने एक तलवार का मुकाबला किया और दूसरी को चकमा दिया। संघर्ष के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी ताकत भी मेरी तरह ही है, जिसका मतलब है कि उन्हें हराना आसान होगा जब तक कि मैं उनकी चालों को समझ लूं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। मुझे ये कहना है कि इन 3 ऊर्जा आकृतियों का रनिक एल्गोरिथम काफी परिष्कृत है। मेरे द्वारा किए गए किसी भी आक्रमण का वे तुरंत सर्वोत्तम संभव प्रतिक्रिया के साथ जवाब देंगे। उनकी प्रतिक्रिया गिल्ड चुनौती में उन प्रतिद्वंद्वियों से भी बेहतर है। यही कारण है कि मुझे उन्हें हराने में जितना समय लगा था, उससे अधिक समय लग रहा है। फिर भी मैं दुखी नहीं हूं। ये 3 ऊर्जा आकृतियां मेरे द्वारा सामना किए गए समान शक्ति वाले सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक हैं। अगर ये तीनों थोड़े ज्यादा मजबूत होते तो इन 3 ऊर्जाओं को हराने में बहुत समय लग जाता। मेरी एक और समस्या यह है कि मैंने उन पर जो भी हमला किया, वह तुरंत ठीक हो गया। एक बार तो मेरे एक शरीर का पूरा हाथ ही ठीक हो गया, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह से वापस हो गया। इसलिए अगर मुझे इन ऊर्जा निकायों को हराना है तो मुझे उन्हें एक ही वार में मारना होगा, अन्यथा चाहे मैं उन्हें कितना भी घायल करने की कोशिश करूं, वे सामान्य रूप से अच्छे हो जाएंगे। कच। लड़ाई शुरू होने के 20 मिनट बाद मैं अंततः एक ऊर्जा आकृति की छाती को भेदने में सफल रहा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, ऊर्जा शरीर टूटने लगा और जमीन पर गिरने के बाद गायब हो गया। कच्चा कच्चा। पहली ऊर्जा आकृति को पराजित करने के बाद मुझ पर से दबाव काफी कम हो गया और मैं 5 मिनट के भीतर अन्य 2 निकायों को हराने में सक्षम हो गया। अखाड़े के दूसरी ओर का दरवाजा अंतिम ऊर्जा शरीर के धुएं में बदल जाने के तुरंत बाद सक्रिय हो गया। दरवाजा सक्रिय होते देख मैंने उसमें प्रवेश करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। खटखट। पोह पोह पोह। भगवान का शुक्र है कि जब मैं वेदियों के हॉल के दरवाजे से अंदर गया तो मैं बहुत सतर्क था। मुझ पर ग्रिम जाति के राक्षसों के नेता ने हमला किया। ये टाइगर मैन बहुत ताकतवर है। इसका एक ही हमला मुझे खून की उल्टी करवाने के लिए काफी था। ये हमला अपनी पूरी ताकत पर था। न केवल इसने अपनी टोटेम आत्मा को बुलाया था, बल्कि इसने अपने गुप्त कौशल का भी इस्तेमाल किया था, अन्यथा इसका साधारण हमला मुझे आंतरिक रूप से घायल नहीं कर पाता। हे, यदि आपने पहले लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आपके पास जीवित रहने का मौका था, लेकिन अब आपके पास इस टॉवर से जीवित निकलने का कोई मौका नहीं है, टाइगर मैन ने कहा और अपने धातु के पंजों से मुझ पर हमला किया। खटखट। पोह। संघर्ष के बाद मुझे फिर से खून की उल्टी हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टाइगरमैन चौथे गिल्ड चैलेंजर से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। वह मुझ पर लगातार हमले करता रहा और मुझे अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया।
हार मान लो, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, अगर तुमने अभी हार मान ली तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा, टाइगर मैन ने कहा और अपने हमलों की झड़ी से रुक गया। अपनी आस्तीन से खून से सना मुंह पोंछते हुए मैंने टाइगर मैन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ये सच है, मैं तुम्हें अकेले नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मेरे साथी के साथ तुम 5 मिनट से अधिक नहीं टिक पाओगे, मैंने टाइगर मैन से कहा और एशलिन को बाहर आने के लिए कहा। वेदियों के हॉल में राक्षसों को बुलाने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। चबाओ चबाओ। एशली मेरे अंदर से बाहर आए और टाइगर मैन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। हा 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 हा, एक छोटी सी चिड़िया और वह जो लेवल 5 पर है, तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम मुझे इस छोटी सी चिड़िया की मदद से हरा दोगे जिसे मैं एक ही निवाले में खा सकता हूँ, टाइगर मैन ने जोर से हंसते हुए कहा। वह इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। चबाओ चबाओ। ओ छोटी चिड़िया, मुझ पर गुस्सा है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, एशलिन को क्रोधित होते देख टाइगर मैन ने हास्यपूर्ण स्वर में कहा। मैंने ये देखकर अपना सिर हिलाया कि इस टाइगरमैन ने वास्तव में एशलिन को क्रोधित कर दिया है, उसे जल्द ही क्रोधित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। टाइगरमैन फिर से एशलिन का मजाक उड़ाने वाला था, तभी उसने देखा कि एशलिन आग का गोला बुला रही है और वह आग का गोला तीव्र उतार चढ़ाव कर रहा है। ये देखकर वह एशलिन पर कूद पड़ा, लेकिन मैं पहले ही अनुमान लगा चुका था, इसलिए मैं भी उसे रोकने के लिए कूद पड़ा। भाड़ में जाओ, उसने मुझ पर पंजे जमाते हुए कहा। वह मुझे मक्खी की तरह उड़ा देना चाहता था। खटखट, मेरी तलवार उसके पंजों से टकराए और हम दोनों ने उससे भी तेजी से वार किया, लेकिन ये काफी था। एशलिन के पास अपना विशेष अग्नि गोला बनाने के लिए पर्याप्त समय था, जो कि केवल एक छोटे मोती के आकार का था। मैं अकेला नहीं हूं जिसने रक्त की बूंद से प्रेरणा प्राप्त की, एशलिन ने मुझसे कहीं अधिक प्राप्त किया था। जब भी उसके पास समय होता वह हमेशा रक्त की बूंद से सीख लेती थी। ग्रिम राक्षस को उसने जो अग्नि का मोती भेजा था वह अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि न केवल वह अत्यधिक सघन अग्नि से बना है जिसने उसे लगभग अर्धठोस बना दिया है, बल्कि उसमें सूर्य अग्नि और हत्या का नियम भी शामिल है। मोती से खतरे को भांपकर टाइगरमैन ने उससे बचना चाहा, लेकिन नाशपाती इतनी तेज थी कि क्षण भर में ही वह ग्रिम राक्षस से टकरा गई। मैंने सोचा था कि मोती निश्चित रूप से टाइगरमैन के हृदय से टकराएगा, लेकिन उसने किसी तरह अपने हृदय को बचा लिया, क्योंकि वह उसके कंधे से टकराया था। जैसे ही मोती ग्रिम जाति के राक्षस के कंधे से टकराया और टक्कर पर विस्फोट होने के बजाय ये चुपचाप ग्रिम जाति के राक्षस के कंधे के अंदर घुस गया और अगले ही पल टाइगरमैन के मुंह से बहुत तेज चीख निकली। खटखट। है, मैं उस क्षण का उपयोग राक्षस पर छिपकर हमला करने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं क्योंकि उसने अपने पंजों से मेरी तलवार को रोक दिया था। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक और चांदी का मोती उसके पेट में घुस गया और उसके मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली। आह आह आह। एशलिन और मैंने मिलकर काम किया। जब भी टाइगरमैन एशलिन पर हमला करने की कोशिश करता तो मैं उसे रोक देता और तब तक एशलिन अपने चांदी जैसे मोती छोड़ देती। चांदी के मोती से होने वाले दर्द और चोटों ने टाइगरमैन को इतना मोहित कर दिया कि वह पूरी तरह से पागल हो गया और अपना विवेक खो बैठा। अपने उन्माद में टाइगरमैन वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। वह इतना खतरनाक हो गया कि मुझे उसे एशलिन की ओर जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और इस दौरान मुझे काफी चोटें भी आईं। धप। अंततः एशलिन का रजत मोती ग्रिम राक्षस के मंदिर पर लगा और उसके मस्तिष्क को पिघलाकर उसे मार डाला। एशलिन ने लगभग 50 अग्नि मोती फेंके होंगे, जिनमें से प्रत्येक मोती का लक्ष्य राक्षस के हृदय या मस्तिष्क पर था, लेकिन राक्षस हमेशा अन्य चोटों की कीमत पर इससे बचता रहा था। यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी वैसा ही करता, ग्रिम राक्षस की तरह भयानक जीवन शक्ति के साथ। जब तक कोई घातक हमला उनके दिल और सिर को घायल नहीं करता, वे हमेशा ठीक रहते। आपके अग्नि मोती मेरी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, मैंने प्रशंसा की। 3 दिन पहले एशलिन ने मुझे बताया था, उसने नई चाल विकसित की थी और यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब परिणाम देखकर मैं बता सकता था कि अग्नि मोती की आक्रामक शक्ति मेरी किसी भी चाल से बहुत अधिक मजबूत है। चबा चबा। एशलिन ने प्रसन्नतापूर्वक चहकते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। मैंने टाइगरमैन के शरीर को नहीं छुआ, बल्कि कोने में बैठ गया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए औषधि पीना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरों के लिए, चाहे वह ग्रिम जाति के राक्षस हो या मनुष्य, एशलिन के अग्नि मोती उन्हें मारने के लिए पर्याप्त हैं। औषधि पीने के बाद मैंने हॉल को ध्यान से देखा। हॉल पूरी तरह से सफेद है, जिसमें 6 वेदियां हैं जो हॉल के बीच में तैर रही हैं। प्रत्येक वेदिका सफेद बल्क क्षेत्र में लिपटी हुई है।
ये 6 वेदियां तभी खुलेंगी जब अन्य वेदियों में केवल 6 लोग बचे होंगे। यदि वहां अधिक लोग होंगे तो उस संख्या को 6 करना होगा। मैंने पढ़ा है कि इस क्षेत्र में सभी भाग्य निर्दयी रंग के साथ आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस क्षेत्र में मेरे पहले दिन ही इसका अनुभव होगा। समय बीतता गया लेकिन कोई नहीं आया, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। हालांकि परीक्षाएं कठिन हैं, लेकिन यदि कोई पर्याप्त प्रयास करे तो उन्हें पास किया जा सकता है। 20 मिनट बाद द्वार चमक उठा और ग्रिम जाति का राक्षस उच्च उत्साह के साथ बाहर आया, लेकिन जब उसने अपने नेता का शव देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने एक छोटे से चांदी के मोती को बहुत तेजी से मेरी ओर आते देखा और उसने उस चांदी के मोती को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चांदी का मोती पहले ही उसके सिर में जा लगा था। धप! उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसके चेहरे पर अंतिम भाव था भयंकर भय। दूसरे ग्रिम रेस राक्षस के कुछ मिनट बाद गेट फिर से चमक उठा और एक और व्यक्ति अंदर चला आया, लेकिन इस बार यह ग्रिम रेस राक्षस नहीं बल्कि सैम था। वह अपने सामने एक बड़ी ढाल लेकर काफी सतर्क होकर आया, ग्रिम जाति के राक्षसों के हमले से बचाव के लिए तैयार था। तभी उसकी नजर ग्रिम जाति के राक्षसों के 2 शवों और कोने में बैठे मुझ पर पड़ी और वह चौंक गया। उसने सोचा था कि जैसे ही वह वेदी के हॉल में प्रवेश करेगा, 1 या 2 ग्रिम जाति के राक्षस उस पर हमला करेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जिन ग्रिम जाति के राक्षसों का सामना उसे करना था, वे मृत पड़े थे और नया साथी, जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसमें उसके समान ही ताकत है, कोने में काफी आराम से बैठा हुआ है। माइकल, क्या तुमने उन्हें मार डाला? सैम ने अविश्वसनीय भाव से पूछा। क्या तुम्हें यहाँ कोई और भी दिखाई दे रहा है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये सुनकर सैम ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है, अब ये 2 राक्षस मर गए हैं, अन्य 3 कोई समस्या नहीं होंगे, सैम ने कहा जब वह 6 द्वारों के सामने खड़ा था और द्वार से प्रकट होने वाले किसी भी ग्रिम जाति के राक्षस से निपटने के लिए तैयार था। कुछ मिनट बाद गेट फिर से चमक उठा और इस बार भी ग्रिम जाति के राक्षस की जगह एक इंसान बाहर आया। यह एक सुनहरे बालों वाली लड़की है जिसका नाम लिज है। वह भी ग्रिम राक्षसों के 2 मृत शरीरों को देखकर हैरान हो गई और बहुत खुश चेहरे के साथ सवालों की झड़ी लगा दी, क्योंकि वह जानती थी कि इन 2 ग्रिम जाति राक्षसों के साथ वह सुरक्षित नहीं है, लेकिन वही यूनिक आशीर्वाद भी प्राप्त करने में सक्षम होगी। लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि मैंने 2 ग्रिम जाति के राक्षसों को मार दिया है और वह कुछ और प्रश्न पूछना चाहती थी। तभी गेट फिर से चमकने लगा। इस बार वह ग्रिम जाति का राक्षस था जो बाहर आया। वह अभी बाहर ही आया था कि उस पर लगातार हमले होने लगे, जिससे उसे बचाव का कोई मौका नहीं मिला। मैं उनकी मदद करने के लिए अपने स्थान से नहीं हिला, क्योंकि उनमें से 2 ही ग्रिम जाति के राक्षसों को मारने के लिए पर्याप्त थे और मैं सही था, क्योंकि उन दोनों ने 3 मिनट के भीतर ही ग्रिम जाति के राक्षस को मार डाला। उन्हें अधिक आराम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही मिनट गेट फिर से चमक उठा और एक और ग्रिम जाति का राक्षस बाहर आ गया, जिसे देखकर उन्होंने अपने हमलों में ग्रिम जाति के राक्षस को डुबोना शुरू कर दिया। ये काफी शक्तिशाली था, क्योंकि चौथे ग्रिम जाति के राक्षस के मरने के बाद इसे मरने में 5 मिनट से अधिक समय लगा। द्वार फिर से चमकने से पहले 15 मिनट से अधिक समय तक शांत रहे और इस बार यह मानव था, मौली नाम की एक छोटी लड़की। 5 मिनट बाद गेट फिर से चमक उठा और आखिरी ग्रिम राक्षस बाहर आ गया, लेकिन वह आधे मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सका, क्योंकि 3 लोगों के हमलों ने उसे जवाबी हमला करने का कोई मौका दिए बिना ही मार डाला। सभी ग्रिम राक्षस अब मर चुके हैं। जैसे ही काटा आएगा हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, लिज ने भावनात्मक रूप से कहा, क्योंकि उसने बल क्षेत्र में ढके वेदियों को देखा था। हाँ, सैम और लिज ने पुष्टि की और उम्मीद भरी नजरों से 6 दरवाजों की ओर देखा और कामना की कि काट जल्द से जल्द आ जाए। समय बीतता गया और पूरे 20 मिनट बाद गेट खुला और काटा बुरी हालत में बाहर आया। उसके सामने किसी भी हमले से बचाव के लिए एक बड़ी ढाल थी। मुझे काटा की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान वेदियों पर था। वेदियों को ढकने वाला बल क्षेत्र गायब हो गया था, ठीक उसी समय जब काटा ने वेदियों के हॉल के अंदर कदम रखा था। एशलिन और मैं दोनों वेदियां ले आएंगे, मैंने 2 तैरती हुई वेदियों की ओर चलते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा। आप बेशर्मी से अतिरिक्त वेदी कैसे ले सकते हैं? ये रोस्टर के माध्यम से तय किया जाना चाहिए कि किस राक्षस को अतिरिक्त आशीर्वाद मिलेगा, काटा ने कहा, जैसे ही उसने कहा कि उन तीनों ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा, जैसे कि वह पागल हो। वह अभी अभी आया था और उसे यह जानने का मौका नहीं मिला कि क्या हुआ, अन्यथा वह ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछता।
तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो बाकी लोग दुखी नहीं होंगे, बल्कि ये तीनों एक रोस्टर बनाएंगे और तय करेंगे कि किस राक्षस को आशीर्वाद मिलेगा। मैंने पीछे देखे बिना कहा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जिससे उसका खुला मुंह बंद हो गया। मुझे चार की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनके पास एशलिन और मेरे द्वारा दो वेदियों को लेने की वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वेदियों के करीब पहुंचकर मैं उस पर कूद पड़ा और पैर मुड़कर बैठ गया। एशलिन भी मेरे बगल में एक वेदिका के पास बैठ गई। एक एक करके दूसरे वेदिका पर बैठ गए। काटा मुझसे सबसे दूर वाली वेदिका पर बैठा था। जींग। जैसे ही हम सभी 6 लोग वेदियों पर बैठे, वेदियां चमकने लगीं और कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं। आह आह। वेदियां अधिकाधिक चमकने लगीं और अचानक मेरे शरीर में एक तीव्र दर्द हुआ। दर्द इतना तीव्र था कि मैं अपना मुंह खोलना चाहता था और जितनी जोर से हो सके चिल्लाना चाहता था। ये दर्द उन दर्दों से बहुत अलग है जो मैंने पहले महसूस किए थे। ये दर्द न केवल शरीर को बल्कि मेरी आत्मा को भी प्रभावित कर रहा है। अगर मेरी आत्मा मजबूत नहीं होती तो मैं भी अपने आसपास के 4 लोगों की तरह दिल खोलकर चिल्ला रहा होता। खुफिया जानकारी के अनुसार मुझे पता है कि दर्द होगा। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार यूनिक आशीर्वाद बहुत उच्च स्तर की ऊर्जा है, जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा अब मेरे शरीर और आत्मा के साथ विलीन हो रही है। आशीर्वाद को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए मुझे जागृत रहना होगा। यदि मैं इस प्रक्रिया के दौरान बेहोश हो गया तो आशीर्वाद का संचरण भी रुक जाएगा, जो मैं चाहता था। मेरे अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो चिल्ला नहीं रहा है, वह है एशलिन। उसके छोटे से चिड़िया जैसे चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है। उसे बस यह अच्छा लगता है जब वह हमारे अपार्टमेंट की बालकनी में धूप सेंकती है। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसे कोई दर्द महसूस हो रहा है या नहीं। यदि उसने मुझे अलग थलग न किया होता तो मैं निश्चित रूप से हमारे लिंक के माध्यम से जांच करता। इयोनिक आशीर्वाद मेरे शरीर और आत्मा के हर इंच में फैलने लगा। इसे थोड़ा थोड़ा करके मजबूत करता हुआ मैं महसूस कर सकता था कि मैं हर पल मजबूत और मजबूत होता जा रहा हूं। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और इयोनिक आशीर्वाद की मुहरों से जो अनुभूति होती है वह पूरी तरह से भिन्न होती है। एक से शीतलता और ताजगी का एहसास होता है, जबकि अन्य से ऐसी जलन होती है जो किसी भी चीज को जला सकती है। लेकिन दोनों में विरोधाभासी ऊर्जा होने के बावजूद वे शरीर और आत्मा को मजबूत करने के लिए समान ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मेरे शरीर और आत्मा के हर हिस्से में प्रवेश कर रही है, जिससे ये दृढ़ और मजबूत हो रहा है। मैं अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस कर सकता हूं और मेरी धारणा बढ़ रही है। इस क्षेत्र में जीवित रहने के लिए मुझे शक्ति की आवश्यकता होगी और यह इयोनिक आशीर्वाद मुझे निम्न मध्य स्तर की शक्ति में बीतता गया और जल्द ही हमें इयोनिक आशीर्वाद प्राप्त करने में 20 मिनट बीत गए। खुफिया जानकारी से मुझे पता है कि यह प्रक्रिया आधे घंटे तक चलेगी और आखिरी 5 मिनट सबसे कठिन होंगे। अभी तक कोई बेहोश नहीं हुआ था, सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वे डटे रहे। सभी को साफ पता था कि अगर वे आधे घंटे तक डटे रहे तो उनकी ताकत में बड़ी बढ़ोतरी होगी और वे इस खंडहर में जिंदा बच सकेंगे। 5 मिनट बीते और फिर अचानक वे वेदियां जो चमक रही थीं, इतनी तेज हो गईं कि उन पर बैठे लोगों को गिरा दिया। आहे आह। जैसे ही वेदिकाएं उत्तरदाता बनी, मेरे शरीर में तीव्र दर्द होने लगा। ये दर्द पहले महसूस किए गए दर्द से 10 गुना अधिक तीव्र था। मैं पहले दर्द को महसूस करते हुए चुप रही थी, लेकिन इस बार मैं चिल्लाई। मैंने जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाई। दर्द वाकई बहुत ज्यादा था और इसे सहते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चेतना ढीली पड़ रही है, क्योंकि दर्द मेरी सीमा तक पहुंच गया है। मैंने अपने मन को कसकर पकड़ लिया, उसे एक क्षण के लिए भी ढीला नहीं होने दिया। अचेत हो जाने का अर्थ है आशीर्वाद प्राप्त करने से रुक जाना, और मैं ऐसा नहीं चाहता। आशीर्वाद का एक अंश भी खोना नहीं चाहता। कुछ सेकंड कष्टदायक ढंग से बीत गए, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं हर सेकंड मजबूत हो रहा हूं। जो आशीर्वाद मुझे पहले मिला था वह अभी जो मुझे मिल रहा है उसकी तुलना में बस एक बूंद है। समय बीतता गया और मैं असहनीय दर्द का अनुभव करता रहा। हर पल इतना लंबा और असहनीय हो गया था कि मुझे लगा कि यह कभी खत्म नहीं होगा। तभी मैंने पाया कि वेदियों की चमक कम हो रही है और इसके साथ ही दर्द और ऊर्जा का संचरण भी कम होने लगा था। अंततः ये पूरी तरह से बंद हो गया। मैं दूसरों को देखता हूं, केवल ये देखने के लिए कि वे दयनीय स्थिति में हैं। उनके आंखों, नाक, कानों से खून बह रहा था और काटर जो कोने में वेदी पर छिड़का हुआ था, बेहोश लग रहा था। काटर को छोड़कर यहाँ सभी ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त किया था। केवल उनके शरीर के अंगों से निकला थोड़ा सा खून,
वह कुछ भी नहीं था क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण उन्हें जो चोटें लगी थीं, वे आशीर्वाद द्वारा पहले ही ठीक हो चुकी थीं। हिलाना। अचानक टावर थोड़ा हिलने लगा और उसी क्षण वेदियां फिर से चमकने लगीं। ये देखकर मुझे चिंता नहीं हुई क्योंकि मैं जानता था कि मुझे जल्द ही बाहर ले जाया जाएगा। प्रकाश तेज हो गया और मेरे सामने सब कुछ अंधकार में हो गया। जब सब कुछ साफ हो गया तो मैंने अपने आप को वापस जंगल में पाया। देखो, टावर गायब हो रहा है। मैंने सुना। जब मैंने देखा तो पाया कि टावर धरती के अंदर गायब हो रहा है। मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं होता कि जब भाग्य के महलों ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली तो वे या तो धरती में समा गए या टूटकर बिखर गए। इसका गायब होना इसका मतलब है कि यह एक दिन फिर से धरती से बाहर निकलकर एक और कल्पित आशीर्वाद प्रसारित करेगा। जब हम टावर को धरती में लुप्त होते देख रहे थे तो मैंने पदचाप सुनी और देखा कि 6 ग्रिम जाति के राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं। खैर, हमारे ये मानव मित्र हमसे पहले ही टावर में प्रवेश कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हमने यह महान अवसर खो दिया। प्रमुख ग्रिम राक्षस ने कहा। एक लोमड़ी आदमी। मैंने आश्चर्य से कहा कि लोमड़ी आदमी बहुत दुर्लभ है। मैंने केवल एक बार इसका सामना किया है, लेकिन इससे पहले कि हम लड़ाई में शामिल होते, ये भाग गया था। ये फॉक्समैन पिछले वाले से अलग है। इसका फर पहले वाले की तरह गंदे पीले रंग के बजाय बर्फ जैसा सफेद है और यह मादा है। सभी फॉक्समैन की तरह ये फॉक्समैन भी बहुत आकर्षक है। ज्यादातर सभी ग्रिम राक्षस काफी बदसूरत होते हैं, लेकिन इस लेडी फॉक्समैन की तरह हमेशा अपवाद होता है। ग्रिम राक्षसों के इस समूह में ग्रिम राक्षसों की अलग अलग जनजातियां भी हैं। अभागे इंसानों, तुम्हारे पास टावर में जो कुछ भी है मुझे दे दो और मैं तुम्हें साफ मौत दूंगा। फॉक्समैन के पीछे खड़े भारी भरकम वेयरवुल्फ ने कहा। मुझे फॉक्समैन के पीछे छिपे इन ग्रिम राक्षसों की कोई परवाह नहीं है। मेरी नजरें फॉक्समैन पर केंद्रित है। न केवल ये फॉक्समैन पहले वाले टाइगरमैन से बहुत अधिक शक्तिशाली है, बल्कि यह मुझे एक अजीब सी अनुभूति भी देता है। तुम गंदे वेयरवुल्फ, मेरे पास आओ और देखो कि कौन किसको तेज मौत देता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे समूह को मार डालूंगा, जिसमें तुम्हारा यह आकर्षक लोमड़ी नेता भी शामिल है। सैम ने जोर से कहा और उसने वेयरवुल्फ पर अपनी तलवार तान दी। न केवल वह बल्कि अन्य लोग भी ग्रिम जाति के राक्षस के समूह से लड़ने के लिए उत्साहित लग रहे थे। चबाना। एशलिन ने सैम और अन्य लोगों पर तिरस्कार पूर्वक चहकते हुए कहा। भले ही वे यह नहीं समझ पाए कि एशलिन ने क्या कहा था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि एशलिन किस लहजे में चहक रही थी। कार्टर, जो अभी 1 मिनट पहले ही उठा था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसने समझदारी से उसका मुंह बंद कर दिया। सैम, तुम फॉक्समैन के मुकाबले में हो। तुम सबको मारने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैंने कहा, ठीक उसी समय जब मेरा घूमता हुआ कवच मेरे शरीर पर पूरी तरह से बन गया था। तभी फॉक्समैन की नज़र मुझ पर पड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। शुरू से ही उसने मुझे गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि मैं मास्टर स्टेज पर अकेला था जबकि बाकी सभी कैप्टन स्टेज पर थे। तुम इस कचरे से निपटो, मैं अग्नि कवच वाले दोस्त को संभाल लूंगा। फॉक्समैन ने अपने गुर्गों को सैम और टीम से लड़ने का आदेश दिया, जबकि वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर आया, लेकिन हर कदम के साथ मेरे दिल में खतरे की भावना बढ़ती जा रही थी। मैं देख सकता था कि वह रास्ते में अपनी टोटेम स्पिरिट और ऑकल्ट विधि को सक्रिय कर रहा था। जब हमारे बीच मात्र 5 मीटर की दूरी रह गई तो उसने अपनी गति बढ़ा दी और अपनी पतली नाजुक तलवार को मुझ पर तानते हुए बहुत तेजी से मेरी ओर बढ़ा। क्या अद्भुत गति है, मैंने सोचा। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, वह मेरी ओर आ गया। खटखट। हमारे बीच टकराव हुआ और मैंने तीव्र शक्ति और रहस्यमय ऊर्जा को मुझ पर टूटते हुए महसूस किया। ये देखकर मैंने तुरंत कार्रवाई की और दोनों ऊर्जाओं को सीमित कर दिया। यद्यपि मैं अधिकांश ऊर्जाओं को रोकने में सक्षम था, फिर भी उनमें से कुछ मेरे शरीर के अंदर घुसने में सक्षम थीं और मेरे अंदरूनी हिस्सों को चोट पहुंचा रही थीं। खून मेरे गले तक आ गया था। अगर मैं उसे बलपूर्वक निगल नहीं लेता तो मैं निश्चित रूप से उसे उल्टी कर देता। मित्र, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लोमड़ी आदमी ने अपनी तलवार वापस लेते हुए कहा। मैं बस मुस्कुरा रहा था, जबकि अंदर से मुझे बहुत धक्का लगा था। मैंने सोचा था कि इसके शक्तिशाली होने के बावजूद मैं इसके हमले को बिना घायल हुए झेल सकूंगा, लेकिन मैं गलत था। ये ग्रिम जाति का राक्षस निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। मुझे इससे सावधान रहना होगा। इसका ये हमला निश्चित रूप से सबसे मजबूत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये फॉक्समैन अजीब लगता है। इससे मुझे जो अजीब सी अनुभूति हुई वह पहले बहुत कम थी, लेकिन अब जब मैंने इसके साथ वार किए हैं तो इससे होने वाली अजीब सी अनुभूति और भी मजबूत हो गई है।
मैंने 1000 से अधिक ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ाई की है, लेकिन किसी भी ग्रिम जाति के राक्षस ने मुझे ऐसी अवर्णनीय अनुभूति नहीं दी जैसी यह राक्षस मुझे अभी दे रहा है। यह अकल्पनीय भावना मुझे इस फॉक्समैन के बारे में कोई भी धारणा नहीं बनाने दे रही है, तथा चाहती है कि मैं पूरी ताकत से उससे लड़ूं।